Hey guys, क्या हाल है? I hope all of you are doing good. So let's get back to class 11 and today's topic would be chapter 4. आज हम पढ़ेंगे chapter 4 basically. ये हमारा lecture 5 है ज्योग्राफी की क्लास का. ओके एंड जैसे ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है हमारा एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन क्लास 11th में वो कंप्लीट हो जाएगा. उसका नाम है द अर्थ. जो भी आपकी बुक में अबाउट द अर्थ लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा. और मैंने आपसे शायद शुरू में भी कहा था कि जैसे ही हम ये 4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं क्लास चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 उसको कंप्लीट करने के बाद मैं एक सेपरेट सेक्शन लूंगा अदर देन क्लास दोज थिंग विच आर अवेलेबल इन क्लास 11. जो चीज़ क्लास 11 में अवेलेबल नहीं है क्लास 11 की बुक में उससे रिलेटेड जो कि होगी इट कंसीडर कंप्लीट गैलेक्सी, कंप्लीट यूनिवर्स आई कैन से, एंड कंप्लीट अर्थ. अर्थ से रिलेटेड जो भी अर्थ की ओरिजिन हो गई या फिर अर्थ कैसी है क्या है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी क्लास 11 की बुक में नहीं है वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा. बट बिफोर मूविंग अहेड टू चैप्टर 4 लेट मी क्लियर वन वेरी बेसिक डाउट जो कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा. uh, मेरी प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने देखी उन्होंने मुझे मेल किया या व्हाट्सएप किया. दे वर कॉन्टिन्यूसली आस्किंग मी वन डाउट कि ये सिर्फ क्लास 11 के लिए है क्या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ. सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. मैं आपको क्लास 11 की ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. बट मैं क्लास 11 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 11 एक बेस क्लास है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फाइनल्स में हैं अपने, सॉरी फाइनल्स नहीं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप ज्योग्राफी वहाँ पे पढ़ते हैं तो 11th क्लास को अगर आप बेस बना के पढ़ रहे हैं ना सो यू वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल. बिकॉज क्लास 11th की किताब इतनी अच्छी अरेंज्ड है, इसमें इतना अच्छा कंटेंट है. मैं कह सकता हूँ कि सारा कंटेंट नहीं है बट जो भी है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज्ड है. सो इसलिए मैंने क्या प्लान किया है कि मैं क्लास 11th की ज्योग्राफी जो बुक है उसको बेस रखूंगा. ठीक है. अब जैसे मैंने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 का जो मैं कह रहा हूँ द अर्थ का है. इसमें अर्थ से रिलेटेड आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी. बट अभी भी अर्थ से रिलेटेड ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो कि बची हुई है. अर्थ एंड द यूनिवर्स. यूनिवर्स कैसा है मैंने आपको शायद जो हमारी फर्स्ट या सेकंड क्लास थी उसमें बताया था अबाउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स की लंबाई कितनी है अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अर्थ की जो है दूरी वो अपने सन से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. अर्थ की जो लंबाई है, अर्थ की दूरी है सॉरी, वो हमारी जो गैलेक्सी है उसका एंड है उससे 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. मैंने आपको क्यूपियर बेल्ट के बारे में बताया था, मैंने आपको एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बताया था. तो ये सब कुछ चीज़ें आपकी क्लास 11th की ज्योग्राफी में नहीं है बट स्टिल मैंने आपको बताया था. मैंने क्यों बताया था क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्लास 11th की ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी. ठीक है. अब मैंने जैसे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है अपने ज्योग्राफी में वो होता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ सम प्लैनेट, हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन. तो इसके रिलेटेड एक बेस बना दिया मैंने आपको क्लास 11 पढ़ा के. अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी शायद अगली 1 या 2 लेक्चर्स में मुझे जो भी लगता है जो भी सिग्निफिकेंट है क्लास 11 की किताब में नहीं बट आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगर आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो मैं अगली 2 क्लासेस में वो सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा. बट मैं ये चाहूंगा कि अर्थ एज अ होल एज अ यूनिवर्स है ना, जो भी जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है वो चीज़ें मैं अपनी तरफ से एक बार कंप्लीट कर दूं. ठीक है. तो अब मेरा आगे का प्लान क्या रहेगा, आज मैं आपको चैप्टर 4 कंप्लीट कराऊंगा ज्योग्राफी क्लास 11 का. अगली 2 क्लासेस में बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जो ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी क्लास 11 ज्योग्राफी की किताब में अर्थ से रिलेटेड नहीं है बट जो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अर्थ से रिलेटेड, जो आपके ग्रेजुएशन में हो सकता है, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम IAS PCS के एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं, वो चीज़ें पढ़ाऊंगा. उसके बाद मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि एक बार हम एक बार अर्थ की, एक बार वर्ल्ड टूर कर लें, एक बार अर्थ की यात्रा कर लें. तो एक बार मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊंगा. वर्ल्ड मैप में कहाँ पे क्या क्या आता है, कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. और ये चीज़ जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस से समझ आती है. मैं आपको एक बार दिखा दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिटरली स्पीकिंग. ऐसा नहीं है कि बट आप लोगों को बार बार देखना पड़ेगा. तो मैं बताता हूँ, एक एटलास आप लोग खरीद लो. एक ऑक्सफोर्ड का एटलास आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता. अगर आपको लिटरली ज्योग्राफी को डीप में समझना है ना तो आपको एक एटलास खरीद लेना चाहिए मेरे हिसाब से.
उस एटलास में क्या होगा, वो काफ़ी एक मोटी बुक होती है एटलास, अगर मुझे यहाँ दिख रही हो तो सॉरी, मैं कल दिखाऊंगा आपको एटलास कैसा होता है, ठीक है। तो एटलास में आप लोग लीजिए एक एटलास, एटलास को पढ़िए। एटलास को लर्न नहीं करना होता है, एक और चीज़, एटलास को सिर्फ देखना होता है, समझना होता है कि हाँ ठीक है, अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया के ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इंडिया का एक नेबर क्यों है, हम अफगानिस्तान से बिल्कुल बारीक सी सीमा लगती है इंडिया की, ठीक है। उसके अलावा चाइना इधर है, LC क्या है, LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें क्या है। जब आप मैप पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो, और आपको बहुत मजा आएगा मैप पढ़ने में, ठीक है। तो मैं अब आपको आगे का प्लान बता चुका हूँ कि ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं ये उनके लिए क्लासेस है। ओके, सो आज हम करेंगे चैप्टर 4। ओके, सो आज चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, आज चैप्टर 4 में ट्राई करूंगा कि कंप्लीट हो जाए। वैसे चैप्टर 4, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले 4 लेक्चर अटेंड अच्छे से किए हैं तो हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, और मुझे लिटरली नहीं पता था कि जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपके अगले चैप्टर 4 में दे रखी है। ये चीज़ें सिर्फ मैंने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ी थी और आपको एक जगह एक्यूमुलेट करके बता दी थी। आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पेंजिया पेंथालासा के बारे में बताया था, एक ग्रेट ओशन। सबसे पहले क्या था, हमारा अर्थ ऐसी थी और यहाँ बीच में कहीं पे कॉन्टिनेंट था, बाकी सब जगह पानी था। मैंने इसको नाम दिया था पेंजिया, और ये जो ओशन था, जो ग्रेट ओशन, उसका नाम दिया था पेंथालासा। वो सब कुछ याद आज मैंने देखा तो मुझे ये दिखा, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि हाँ ये सब चीज़ें आपकी 11th क्लास में है। तो पेंजिया पेंथालासा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम अल्फ्रेड वैगनर के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्फ्रेड वैगनर ने कैसे कहा था कि ऐसे अर्थ ब्रेक हो गई बीच में से और ये चारों तरफ फैल गई, फिर यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका मिला, या साउथ अमेरिका मिला, या एशिया मिला, या यूरोप मिला, या ऑस्ट्रेलिया मिला, या पापुआ न्यू गिनी, ये सब कुछ ऐसे करके, मेडागास्कर। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन कौन सी सिटीज़ सॉरी कंट्रीज कहाँ पर है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने रटी नहीं है कोई, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूसली मैप को देखने का नतीजा है कि मुझे याद है कि कौन कौन से समुद्र, कौन कौन से सी ओशन कहाँ पर है, कहाँ पे अंटार्कटिका है, कहाँ पे अटलांटिक ओशन है, कहाँ पे पैसिफिक ओशन है, कहाँ पे इंडियन ओशन है, कहाँ पे रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पर है, बाबल मैंडल कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ है, एजियन सी कहाँ है, कैस्पियन सी कहाँ है। बहुत सारे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप मैप पढ़ते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ज्योग्राफी लिटरली बहुत अच्छे से समझनी है तो एक मैप खरीद लीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए ज्योग्राफी को। चलो कोई नहीं, चैप्टर 4 पे चलते हैं। तो चैप्टर 4 बेसिकली हमें बताता है कि अर्थ का ओरिजिन, अर्थ जो अभी अपने प्रेजेंट फॉर्म में है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म में कैसे पहुंची। प्रेजेंट फॉर्म में पहुंचने का मतलब, ये अर्थ पहले से ही ऐसी थी क्या कि पहले से यहाँ पे पेड़ वगैरह थे, या फिर जो इतने डिफरेंट कंट्रीज है, बीच में समुद्र है, ये सब कुछ पहले से ही थी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा कब, ऐसा कैसे, किसने पता चला, जो हमें ना ये सब चीज़ें बहुत लेट पता चली, आई कैन से 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अराउंड हमें ये सब चीज़ें पढ़ना स्टार्ट हुई कि हाँ ठीक है, पहले एक ओशन था, मेगा ओशन, क्योंकि उससे पहले लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। उससे पहले सब अपनी किंगडम एस्टैब्लिश करना चाहते थे, अलेक्जेंडर हो गए, या फिर बहुत सारे किंग्स हुए बहुत बड़े बड़े, वो सब पहले अपनी ज़मीन की लड़ाई कर रहे थे। तो उन लोगों को मतलब नहीं था कि हम कहाँ से आए, हम पैदा कैसे हुए, इन सब चीज़ों में। वैसे हमारे जो हमारी जो इंडिया में, इंडिया का पास्ट है, इंडिया की हिस्ट्री है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस हुए हैं, मैथमेटिशियंस हुए हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कालिदास जैसे बहुत बड़े पोइट्स हुए हैं। तो ये सब हमारे इंडिया में बहुत पहले से हैं। चारक हो गए, वराहमिहिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान क्या था। बट स्टिल वो सब कुछ ये इतना वेल अरेंज नहीं थी। कि वेल अरेंज होना स्टार्ट हुआ अराउंड 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी में लोगों को लगने लगा कि हमें अब अपना पास्ट जानने की ज़रूरत है। इसी तरीके से लोगों ने ये देखा कि यार, जो ये हमारे अर्थ है ना, ये अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में है यहाँ तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगा, कैसे हुई, कैसे पहुंची यहाँ तक अर्थ। तो तभी एक वैज्ञानिक निकल कर आया, तभी एक साइंटिस्ट निकल कर आया, अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बोला, 1912 में इनकी एक थ्योरी आई, इन्होंने कहा कि भैया
सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग में क्या था कि एक हमारे पास ये अर्थ है ना, ये अर्थ है। तो अर्थ में जैसे अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, पर पहले क्या था, पहले सिर्फ यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जगह लैंड थी, बाकी सब जगह पानी था। एक सिंगल कॉन्टिनेंट था। ये कॉन्टिनेंट जो है ना, कॉन्टिनेंट मतलब आपको पता होगा महाद्वीप। तो एक कॉन्टिनेंट ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, एक जगह लैंड थी। इसको नाम दिया था उसने, अल्फ्रेड वैगनर ने, पेंजिया। और बाकी चारों तरफ पानी था। अच्छा, पानी कैसे हुआ, मैंने आपको शायद सेकंड और या थर्ड लेक्चर में बताया कि पानी का जन्म कैसे हुआ, कि अर्थ बहुत गर्म थी, फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी होना स्टार्ट हुई, अर्थ के अंदर से गैसेस निकली, गैसेस एस्केप हुई, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिली, फिर पानी बना, पानी जब नीचे गिरा तो अर्थ और ठंडी हुई। तो इस तरीके से अर्थ सॉलिडिफाई हुई, अर्थ ठंडी हुई और पानी का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट था पेंजिया, और ये समुद्र है पैंथालासा। पूरी अर्थ पे सिर्फ एक जगह लैंड थी, पेंजिया, और बाकी जगह पैंथालासा। अब लोगों ने, वैज्ञानिकों ने पूछा कि भैया ये तो तू अल्फ्रेड वैगनर से बोला कि यार तुम तो हवा में बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यहाँ एक जगह वो थी लैंड, बाकी जगह पानी था। मैं कह रहा हूँ कि पूरी जगह लैंड थी, बाद में ना नीचे धंस गई और फिर पानी भर गया। वैज्ञानिक क्यों ना अपनी अपनी चीजें, सब अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ फिर हमारे अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला कि मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूँ। क्या प्रूफ दिया उसने? सबसे पहला प्रूफ दिया उसने, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइंस। जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो आप अफ्रीका की लाइन देखो, आप मैप लेना, गूगल पे मैप खोलना, अफ्रीका की लाइन जो है ना, अफ्रीका, आई कैन से द वेस्टर्न अफ्रीका, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की कुछ इस तरीके से है। एक सेकंड, वेस्टर्न अफ्रीका की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से। और जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की लाइन कुछ इस तरीके से है। तो उसने इस तरीके से ना बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को या बहुत सारी कंट्रीज को उनकी लाइनें मिला के बताया कि देखो ये जो लाइंस है ना, ये आज भी मैच करती है। जैसे सपोज हमारे पास एक कोई भी एक रोटी है सपोज, ठीक है, हम यहाँ से बीच में से इस रोटी को तोड़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि जब वो हम उन दोनों टूटे हुए पीसेस को एक साथ रखें तो वापस हमें एक गोल रोटी जैसा लिखा। तो उसी तरीके से इसने ये बताया कि आप अगर ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, इसको एक साथ रखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे से टूट के ही गिरे हैं, क्योंकि इनकी जो लाइंस है ना, ये जहाँ से टूटी है वो लाइंस मैच कर रही है। तो उसने कहा कि सबसे पहला तो यही है, सबसे पहला जो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ वो तो यही है। तो बाकी वैज्ञानिकों लोग, भाई ये तो कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है कोइंसिडेंस हो यार, पॉसिबल है। तो उसने दूसरा दिया, उसने कहा कि जो सपोज कोई भी एक कॉन्टिनेंट ले लेते हैं, सपोज अफ्रीका का एग्जांपल लेते हैं, तो अफ्रीका के वेस्ट में, साउथ अमेरिका की ईस्ट में जो रॉक्स मिल रही है ना आपको, इन दोनों रॉक्स की एज सेम है, मतलब ये रॉक्स सेम टाइम पुरानी है। ठीक है, और इस रॉक्स में आपको अगर कोई अगर कोई जीवाश्म वगैरह मिलते हैं, आई कैन से कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ सेडिमेंट्स मिलते हैं, तो सेडिमेंट्स की जो एज है वो भी सेम है, सेम टाइम के सेडिमेंट्स है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर साउथ अफ्रीका में अगर हमें 2 लाख करोड़ साल पुराने डायनासोर के सेडिमेंट्स मिलते हैं, तो साउथ अमेरिका में भी वही मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये एक और प्रूफ दिया उसने, अल्फ्रेड वैगनर ने, कि भैया ये भी एक प्रूफ है। इसी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ये एक ही पार्ट था, बाद में टूट के अलग अलग हुए। तो फिर उन्होंने, यस, वैज्ञानिकों ने कहा अभी और चाहिए हमें, और प्रूफ दो यार। ठीक है, तो उसने एक है ना ग्लेशियल का फॉर्म दिया, ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट कैसे, कि जहाँ पे अगर मान लो अगर हमें आर्कटिक में ग्लेशियल डिपॉजिट मिलते हैं और नॉर्थ अमेरिका में ग्लेशियर डिपॉजिट मिलता है, तो इसका क्या मतलब है कि पहले आर्कटिक और नॉर्थ अमेरिका सेम सेम पार्ट होंगे, ठीक है, सेम जगह पे होंगे। तो बाद में आर्कटिक वहां टूट के ऊपर चला गया, तो अभी भी वहां पे अभी भी ऊपर ग्लेशियर तो अभी भी है, बट नॉर्थ अमेरिका में अभी भी इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये पहले ऊपर का पार्ट था, या पहले एक ही पार्ट थे ये। एक ग्लेशियर्स के फॉर्मेशन, ग्लेशियर सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ग्लेशियर की जगह आई कैन से फॉसिल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि यार जो हमें आई कैन से अफ्रीका में जो फॉसिल्स मिले ना, जिन जानवरों के फॉसिल मिले, सेम जानवरों के फॉसिल हमें नॉर्थ अमेरिका में भी मिले या साउथ अमेरिका में भी मिले। तो ये हमारे आई कैन से एक, उसने अपना एग्जाम्पल दिया कि यार ये इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि ये एक ही बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट था, जिसका नाम बोल रहा हूँ मैं पेंजिया। उसने कहा कि पेंजिया के पार्ट से सब कुछ
बाद में पेंजिया ऐसे टूट के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, ठीक है। उसने फिर एक और एग्जांपल दिया कि यार यहाँ पे अगर आपको गोल्ड मिलता है ना, अगर यहाँ पे आपको आई कैन से डायमंड मिलता है अफ्रीका में, तो आपको साउथ अमेरिका में भी डायमंड मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ठीक है, तो मतलब उसने इतने सारे एविडेंस दिए, इतने सारे प्रूफ्स दिए कि बाकी वैज्ञानिकों ने मान लिया कि हाँ बात में दम है, ठीक है। बंदा सही बोल रहा है कि ये सब कुछ एक का ही पार्ट था। पहले एक मेजर एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक बड़ा समुद्र था, बाद में ये टूट के अलग अलग हो गए। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो बहुत बढ़िया अल्फ्रेड वेंगर साहब, आपकी बात हमने मान ली कि हाँ ये सब कुछ पहले एक बिग कॉन्टिनेंट था, बाद में सब टूट के अलग अलग हो गए। बट ये अलग अलग हुए कैसे हैं? ऐसे कैसे टूट गए? तो फिर अल्फ्रेड वेंगर थोड़ा सा हड़बड़ा गया कि हाँ ये तो सोचा ही नहीं यार, ये टूटे कैसे। तो फिर उसने थोड़े से बेवकूफ से लॉजिक्स देना स्टार्ट किया। तो उसने कहा कि हो सकता है यार जो आसमान से जो मेटेरॉइड गिरते हैं ना, आई कैन से वो क्या बोलते हैं उसको, मेटेरॉइड्स, उल्कापिंड है ना। तो जो उल्कापिंड गिरते हैं ना, उनसे उनके फोर्स से टूट गई हो अर्थ। और फिर है ना, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ड्रिफ्ट कैसे हुई, मतलब अब इतनी दूर दूर कैसे गए? क्योंकि जो टाइड आती है ना समुद्र में, लहरें, तो हो सकता है समुद्र के लहरों के साथ। अरे मजाक कर रहे हो यार, अगर ऐसे समुद्र की लहरों से बहने लग जाते हैं कॉन्टिनेंट्स, अगर पूरे पूरे देश बहने लग जाते हैं समुद्र की लहरों से, तो आज हम सब बह ही रहे होते ना। ऐसा थोड़ी होता कि हर जगह एक जगह पे कॉन्टिनेंट फिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मतलब उसने ये तो हमें बता दिया कि यार सब कुछ पहले एक मेजर ओशन था हमारे पास, और एक मेजर कॉन्टिनेंट था, सब कुछ पहले इसका पार्ट था। बट वो ये अच्छे से नहीं बता पाया कि ये अलग अलग जगह कैसे पहुंचे, ये ड्रिफ्ट कैसे हुए, अगर आज जिस पोजीशन में उस पोजीशन तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो इसके बाद अब और आगे स्टडीज आनी स्टार्ट हुई, ठीक है, कि भैया ये ड्रिफ्ट कैसे हुए प्लैनेट्स। वो बात तो उसकी मान ली सबने कि हाँ ये सब पहले एक मेजर कॉन्टिनेंट था हमारे पास, एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, बाद में ये टूट के अलग अलग हुआ। बट ये टूटा कैसे और ये अलग अलग कैसे हुआ, इसकी थ्योरीज बाद में आनी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले थ्योरी दी आर्थर होम ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी, और ये थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी हमें ये बोलती है कि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के नीचे कॉन्विक्शन करंट है। कॉन्विक्शन करंट कैसे? कन्विक्शन करंट को आप समझ सकते हैं, एक चक्री मान लो, एक पहिया मान लो, जैसे पहिया घूमता है ना, उसी तरह हमारे अर्थ के नीचे सर्कुलर रोटेशन है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है या एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। अब जैसे सपोज एक पहिया ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फिर वो कौन, सॉरी, मैं कह रहा हूँ अगर वो पहिया इस डायरेक्शन में घूम रहा तो वो कॉन्टिन्यूसली इस तरफ आगे बढ़ रहा है ना। अगर कोई पहिया इस तरफ घूम रहा है तो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक और पहिया है, अगर वो भी ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो वो भी इस तरफ आगे बढ़ रहा है। दोनों पहिए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? आपस में फोर्स लगेगा, एक दूसरे को ऐसे टक्कर करेंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा। ऐसे ही अर्थ के नीचे क्या है, अर्थ के नीचे बहुत सारे पहिए घूम रहे हैं। कन्वेक्शन करंट को हम सिंपल लैंग्वेज में पहिया बोल रहे हैं, वैसे कन्वेक्शन करंट होता क्या है? कन्वेक्शन करंट होता है कि जो अर्थ के नीचे जो मटेरियल है ना, वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर और नीचे हो रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर फॉर्मेशन में, लावा में कह सकता हूँ, जो सर्कुलर फॉर्मेशन में ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब सिंस ये पहिए घूम रहे हैं अर्थ के नीचे, तो उससे क्या हो रहा है? पहिए दो तरह से हो सकते हैं, या तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या एक दूसरे से उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में हिमालय का एक एग्जाम्पल दिया था कि भारत नीचे है, चाइना ऊपर है, भारत ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। ऊपर की ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करके क्या हुआ, भारत चाइना से टकराया। पहले बीच में जो समुद्र था पूरा, उस पूरे समुद्र को खा गया। फिर ऊपर चाइना से टकराया, चाइना से टकरा के क्या हुआ, दोनों पहिए, जो भारत का पहिया था वो ऊपर की तरफ था, चाइना का पहिया नीचे की तरफ था, तो दोनों आपस में ऐसे टकराए और ऐसे अपलिफ्ट हो गए। कुछ पार्ट जो है ना वो अपलिफ्ट हो गया उनका, और अपलिफ्ट होने से क्या हुआ, हिमालय बन गया हमारा। तो हिमालय फॉर्मेशन के टाइम पे हमने बताया था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज।
चलो, तो हम कहाँ थे? हाँ, इंडिया चाइना के बीच में। इंडिया ऊपर की तरफ जा रहा था और चाइना अपनी जगह खड़ा था, वो कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था। तो जब इंडिया ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो इंडिया चाइना से टकराया। अब इंडिया चाइना से टकराया तो क्या हुआ, ऐसे करके अपलिफ्ट हो गए और बना क्या, हिमालय। हिमालय बना, इंडिया की थोड़ी सी स्पेस और चाइना का थोड़ा सा स्पेस लेके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय की फॉर्मेशन हमने सीख ली कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। उसमें बहुत बड़ा रोल था कन्वेक्शन करंट था। अब आप लोग पूछेंगे कन्वेक्शन करंट जो है ये अभी भी है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ, कन्वेक्शन करंट अभी भी है, अभी भी चल रहा है, अभी भी कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही है अर्थ के नीचे। जो अर्थक्वेक आते हैं ना, उनके कारण क्या होते हैं, ये कन्वेक्शन करंट बहुत बड़े कारण होते हैं। जब दो प्लेट आपस में ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है ना, तो कंपन पैदा होता है, और कंपन पैदा होने के कारण क्या होता है, कन्वेक्शन अर्थक्वेक हमें महसूस होता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट थ्योरी है, आर्थर होम की थ्योरी है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये हो गई हमारी। अब एक और थ्योरी जो है इस चीज को पुख्ता करती है, वो कौन सी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये हेनरी हाइट्स एंड डाइट्स ने दी थी। हेनरी हैस एंड डाइट्स हेनरी हैस एंड डाइट्स ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर बेसिकली क्या है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो ओशनिक फ्लोर का तब पहली बार ओशन में जाने वाली पनडुब्बी बनी थी। तब ओशन के अंदर जाके ओशन की जो रॉक्स है, ओशन की रॉक्स को लिया गया था, उनको स्टडी किया गया था। तो जितनी भी जगह से ओशन की रॉक्स ली ना, एक बात कॉमन सामने आई कि जो ओशन की रॉक है वो मैक्सिमम 200 मिलियन साल पुरानी है। अब वैसे 200 मिलियन साल बोलने में तो कितना आसान है, 200 मिलियन साल मतलब होता है 20 करोड़ साल पुरानी। फिर भी मतलब अर्थ के ओरिजिन के लिए तो 20 करोड़ साल बहुत कम है। तो सब ये कहा गया है कि अर्थ की जो रॉक्स मिली है ना, मैक्सिमम 20 करोड़ साल पुरानी रॉक्स है। तो ऐसा क्यों कि मैक्सिमम 20 या 30 करोड़ साल पुरानी रॉक्स हमें मिली है, इससे पुरानी रॉक्स कहाँ गई? तब आई थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। वैसे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पर एक बार फिर देख लेते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बेसिकली ये कहती है, इसके लिए एक सेकंड में आपको एक चलो यहीं पे देख लेते हैं। बेसिकली क्या है एक सेकंड यार। बेसिकली सी फोर क्या है, हम लोग सपोज यहाँ खड़े हैं, ये है सपोज मान लो गुजरात है, या फिर मुंबई मान लो, मरीना बीच। ठीक है, मान लो मरीना बीच है, ये है अरेबियन सी। अब आप लोगों को तो लगता है यहाँ से सी स्टार्ट हो गया, बट सी यहाँ से स्टार्ट होता नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये होता है लगभग 70 किलोमीटर। जहां आप खड़े हो ना, जहां आपको पानी दिखाई दे रहा है, वहां से 70 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट होता है सिर्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली होता क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली होता क्या है, ये होता है हमारा जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है जहाँ पे ओशन है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ से क्या होता है, ये आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे जाना स्टार्ट होता है। वैसे तो ये भी नीचे होता है, ये भी डीप होता है, बट ये बहुत ही जेंटली स्लोप होता है, बहुत धीरे धीरे स्लोप होता है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है जो कि आई से तेजी से स्लोप होता है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, एक स्लोप होता है इस पॉइंट के बाद से, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये अबेसल प्लान बोलते हैं इसको, अबेसल प्लेन, सॉरी। ठीक है, तो अबेसल प्लान है और कॉन्टिनेंटल स्लोप है। इन दोनों के बीच, ये दोनों जो है ना, ये यहाँ पे पाई जाती है मिड ओशनिक रीजेस, सॉरी मिड ओशनिक रीजेस नहीं, ट्रेंचेस में कह रहा हूँ, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं, ये ना बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है ऐसी जगह जहाँ पे ओशन फ्लोर और कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलती है। ये ओशनिक क्रस्ट हो गई, यहाँ से आगे वाली ये सब पूरी है ओशनिक क्रस्ट, और ये वाली जो पार्ट है ना, ये पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर यहाँ से क्या होगा, ये ओशन से ये फिर से ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये फिर से यहाँ पे लोग खड़े हैं, वही सेम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप। पानी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है,
अच्छा, अब इसके भी बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं, बट है ना 11th क्लास के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं ये बताऊंगा आपको अगली क्लास में, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है आपको बताना। मैं क्लासेस इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों को सिर्फ 11th पढ़ना है ना, वो मेरी 11th क्लास की क्लासेस ले लें। जिन लोगों को 11th प्लस अदर चीज़ें पढ़नी है, जो पूरी ज्योग्राफी एज अ होल समझना चाहते हैं ना, वो फिर पूरी क्लासेस लें, और जिनको सिर्फ 11th पढ़नी है वो सिर्फ 11th क्लास की क्लासेस ले लें। तो ये वाली क्लास 11th क्लास की है, और प्लस ये क्लास उनके लिए भी है जो ज्योग्राफी को एज अ होल समझना चाहते हैं। आई कैन से मैं जैसे कि मैंने बताया ग्रेजुएशन के हो गए या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम के हो गए, तो उन लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो मैं अगली क्लास में जो बताऊंगा, ओशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, कैसे बहुत सारी लेयर्स होती है ओशन में, पैलियोलॉजिक और इस तरीके से बहुत सारी ओशनिक लेयर्स होती है। ठीक है, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक एक लेयर होती है उससे वो है ना प्रकाश, जहाँ तक हो सकता है ना लाइट, उस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड कर रखा है इन लेयर्स को। तो वो सब चीज़ें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ये मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि कैसे ओशनिक फ्लोर क्या होती है। तो यहाँ तक हो गई ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ये हो गई मेरी ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, यहाँ होती है मेरी मिड ओशनिक रीजेस। अभी मिड ओशनिक रीजेस क्या होती है, बीच में यहाँ से लावा बाहर निकलता है। ठीक है, ये लावा बाहर निकल रहा है, ये क्या होता है, ये ओशनिक क्रस्ट होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, ये आपस में कन्वर्जेंट हो रही है सपोज, है ना। कन्वर्जेंट हो रही है तो क्या हो रहा है, ये नीचे दब रही है। यहाँ से ओशनिक क्रस्ट जो भारी होती है, ओशनिक क्रस्ट भारी होती है तो ये नीचे चली जाती है। ठीक है, अब ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रही है और इसकी जगह कौन ले रही है, एक नई क्रस्ट ले रही है, जो कि अबेसल प्लान, ये जो मिड ओशनिक रिज है, यहाँ से जो लावा निकल रहा है ना, वो लावा यहाँ पे गिरता है, सॉलिडिफाई होता है और नई क्रस्ट बनाता है। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये जो मिड ओशनिक रिज से लावा निकल रहा है, फिर ये धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, ये इस तरीके से घूमते जा रहे हैं ना, ये इस तरीके से कन्वेक्शन सेल घूमते जा रहे हैं, ये ऐसे घूमते 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 ये पूरी जो यहाँ पे जो नई फ्लोर बनी थी ना, जो ओशनिक फ्लोर बनी थी, नई जो ओशनिक क्रस्ट बनी थी, ये पूरी की पूरी खा जाएगा, ये नीचे चल जाएगी पूरी ओशनिक क्रस्ट। कितने टाइम में जाएगी, इस प्रोसेस को पूरी लगते हैं अराउंड 200 मिलियन ईयर्स या 300 मिलियन ईयर्स। इस कारण से हमें 200 या 300 मिलियन ईयर से पुरानी ओशनिक क्रस्ट नहीं मिली, ओशनिक रॉक्स नहीं मिली। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूरी खत्म हो जाती है ओशनिक क्रस्ट और नई क्रस्ट बनती है। कैसे बनती है, ये जो लावा निकलता है, इसको लावा को बेसिकली बेसाल्ट और एंडेसाइट दो तरीके का लावा होता है। तो जो ओशन में निकलता है ना, ओशन में जो ज्वालामुखी फटता है, ओशन में जो निकलता है उसको बोलते हैं बसाल्ट, और जो लैंड पे निकलता है उसको बोलते हैं एंडेसाइट। ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, फर्क होता है इसलिए डेफिनेटली नाम अलग अलग दिए, ज्यादा फर्क नहीं होता। नाम आपको याद रखना है बेसिकली, बेसाल्ट और एंडेसाइट। एंडेसाइट निकलता है लैंड पे, बेसाल्ट निकलता है ओशन पे। तो इस तरीके से जो बेसाल्ट की जो परत बनती है ना, ये पूरी 300 साल में खत्म हो जाती है। कैसे, क्योंकि मिड ओशनिक रीजन से लावा निकलता है और ये कन्वेक्शन करंट के कारण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराती है, ओशनिक क्रस्ट नीचे चल जाती है और खाती जाती है, मतलब खाती जाती है से मेरा मतलब है कि ओशनिक क्रस्ट नीचे जाती जाती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर रहती है, ओशनिक क्रस्ट ऐसे करके नीचे चल जा रही है, और इसकी जगह ये मिड ओशनिक रीज से जो लावा निकल रहा है वो ले रहा है। तो आई होप मैंने आपको ये ओशनिक वाला पार्ट एक बार बता दिया है और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अबेसल प्लान मैंने बता दिया। अबेसल प्लान कुछ नहीं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, उसके जो प्लेन पार्ट है उसको बोलते हैं अबेसल प्लान। ठीक है, और क्या समझना है आपको, मिड ओशनिक रिच हो गया, अबेसल प्लान हो गया। चलो, अब है सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट, जो हम पढ़ चुके हैं। दिया किसने, हेनरी हाइस एंड डायल्स ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो अभी मैंने आपको बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट है कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, 300 मिलियन साल में गायब हो रहा है। ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस हो गई, रॉक्स ऑफ आइदर साइड, ये 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम 200 मिलियन ईयर्स के लिए। चलो, वेरी गुड। अब प्लेट टेक्टोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक है क्या बेसिकली, देखो तीन तरीके के फोर्स लग सकते हैं। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की चाहे ओशनिक क्रस्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, जो फोर्स लगा रही है वो तीन तरीके के फोर्स लगाती है। एक होता है कन्वर्जेंस फोर्स फोर्स, एक होता है डाइवर्जेंट फोर्स, एक होता है ट्रांसवर्स फोर्स। नाउ व्हाट इज कन्वर्जेंट फोर्स, व्हाट इज डाइवर्जेंट फोर्स एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स फोर्स। तो देखो सबसे पहले कन्वर्जेंट फोर्स दिखाता हूँ।
कन्वर्जन फोर्स होता है जहां फोर्स लग रहा हो एक दूसरे की तरफ, ऐसे करके फोर्स लगता है, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो टायर है ना, वो एक दूसरे की तरफ घूमते होते हैं। ये टायर भी इधर जा रहा है, ये टायर इधर जा रहा है, ये टायर इधर जा रहा है, जो अंदर कन्वेक्शन करंट चल रहा है ना उसके टायर। प्लीज ये टायर सुन के कंफ्यूज मत हो जाना असली टायरों से। ये टायर सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये अज्यूम कराने के लिए, जैसे टायर घूमते हैं ना उस तरीके से चीजें घूम रही है। और जैसे टायर घूमते हैं तो टायर के ऊपर रखी हुई चीज चलती है, घूमती है। वैसे ही अंदर जो टायर घूम रहे हैं ना, उसके ऊपर जो चीज है, हमारी अर्थ की क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट, वो चल रही है आगे पीछे। टायर का एग्जाम्पल सिर्फ मैंने इसलिए लिया है। तो जैसे ही अंदर के टायर घूम रहे हैं ना, तो टायर तीन तरीके से घूम सकते हैं, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से अपोजिट, या फिर ऐसे। ऐसे कैसे? सपोज कि दो बाउंड्रीज है, ये एक बाउंड्री, ये दो बाउंड्री, ये ऊपर की तरफ चल रही है और ये नीचे की तरफ चल रही है। तो ये इस तरीके के फोर्स लगती है। जैसे ये मैं हैंड रब कर रहा हूँ ना, तो इस तरीके से ये जो दो बाउंड्री है ना, ये एक दूसरे को छू के निकल रही है। तो ये हो गई ट्रांसफर फोर्स। चलो ग्रेट, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि कन्वर्जन फोर्स क्या है, डाइवर्जन फोर्स क्या है और ट्रांसफर फोर्स क्या है। अभी कुछ प्लेट्स के नाम दे रखे हैं। जब अब मैंने आपको ये बताया कि फोर्सेस लगते हैं एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से अपोजिट। इंडिया ऊपर गया तो इंडिया इंडिया प्लेट और एशियन प्लेट टकराई। तो ये इंडिया प्लेट क्या है, एशियन प्लेट क्या है, कैसे टकराई है? तो ये देखो, ये वाली जो प्लेट है ना, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। बट यहाँ इंडिया को आप एक अलग प्लेट समझ के चलो, और ये चाइना वाली प्लेट अलग है। तो ये इंडिया वाली प्लेट ऊपर जा रही थी, यूरेशियन प्लेट नीचे आ रही थी। तो इन दोनों के फोर्स से बना हिमालय, और हिमालय की ऊंचाई अभी भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स अभी भी है, ये फोर्स कम नहीं हुआ है कभी भी। ठीक है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, और हिमालयन एरियाज में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कन्वर्जन फोर्स है, एक दूसरे की तरफ फोर्स है। अगर डाइवर्जेंट होता तो भी भूकंप आते। क्यों? अगर किसी दो चीज को अगर आप दूर से दूर खींच लो तो फटता है, तो कंपन होता है ना। उसी तरीके से जोर से दूर खींच रहे हैं ना, तो अब जोर से दूर खींचते हैं तो क्या होता है, वो बनता है हमारे ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं हमारे कई बार, और भी बहुत सारी चीजें बन जाती है। ठीक है, वो चीजें आगे बढ़ेंगे। तो ब्लॉक माउंटेन्स के फॉर्मेशन ये सब डाइवर्जेंट फोर्स के कारण होती है। अभी कुछ प्लेट्स के नाम दे रखे हैं आपको। अंटार्कटिका की प्लेट हो गई, कहाँ है अंटार्कटिका की प्लेट? ये अंटार्कटिका प्लेट हो गई। ये पैसिफिक प्लेट हो गई जो कि ओशनिक प्लेट है। ये मिड अटलांटिक रिज हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, ये स्मॉल प्लेट्स हैं। अफ्रीकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। ठीक है, फिलिपिन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट, तो ये यही वाली प्लेट है, दोनों सेम है। ठीक है, नास्का प्लेट हो गई, कोकोआ प्लेट हो गई। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये सब प्लेट्स हम पता है। स्कॉटिया प्लेट हो गई। तो ये सब प्लेट्स है बेसिकली। ओके, मैंने डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसवर्स बाउंड्री आपको बता दिया है। ठीक है, डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर, कन्वर्जेंट एक दूसरे की तरफ, ट्रांसवर्स आपस में ऐसे। ठीक है, अब प्लेट की मूवमेंट की रेट क्या होती है? जो प्लेट्स है ना, वो अभी भी मूव कर रही है। अब पर ये किस रेट से कर रही है? जो हमारी आर्कटिक आर्कटिक रिज की है ना, आर्कटिक जो प्लेट है, जो ऊपर आर्कटिक मतलब आई कैन से नॉर्थ अमेरिका के ऊपर या फिर हमारे एशिया के ऊपर जो प्लेट है, उसकी जो मूवमेंट है वो सबसे स्लोएस्ट है। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर इन ईयर। 2.5 सेंटीमीटर पता कितना होता है? लेकिन से इतना, ऑलमोस्ट इतना। तो ये जो प्लेट है ना, एक साल में 2.5 सेंटीमीटर मूव करती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार मैं बोल रहा हूँ मूव कर रही तो मूव कर आ रही, तो भाई 2.5 सेंटीमीटर कोई एक साल में चलेगा तो पता भी कैसे चलेगा? तो इसलिए 2.5 सेंटीमीटर मूव करती है। सबसे स्लोएस्ट रेट है आर्कटिक की, और फास्टेस्ट किसकी है? पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक जो प्लेट है ना, उसकी फास्टेस्ट है कितनी? 15 सेंटीमीटर इन। 15 सेंटीमीटर मैं कह सकता हूँ आधा फुट। आधा फुट मतलब मैं कह सकता हूँ इतना। जो आपके जो स्केल होता है ना, नॉर्मल स्केल, वो इतना होता है लगभग, तो इतना मूव करती है वो। ठीक है, तो ये इस रेट से प्लेट्स मूव करती है। इसलिए इनको पता है ये करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जैसे इंडियन प्लेट हो गई। इंडियन प्लेट की मूवमेंट मैंने आपको बताई थी कि डेक्कन का प्लेट्यू क्यों बना, हॉटस्पॉट वॉल्केनो, इंडियन प्लेट की मूवमेंट, तो ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, फोर्स क्या है? किस फोर्स के कारण मूव करती है? टेक्टोनिक फोर्स हो गया। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्स, प्लेट टेक्टोनिक हमें पढ़ा है। कन्वेक्शन करंट फोर्स, जो कन्वेक्शन सेल्स होते हैं उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये प्लेट्स मूव करती है। चलो, इंडियन प्लेट की मूवमेंट मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, अगर आप लोगों को फिर पढ़ना है तो एक बार देख लो। इंडियन प्लेट पहले ना
ये जो अभी जो चाइना है ना, इससे जुड़ा हुआ नहीं था इंडिया। इंडिया पहले ऐसे तैर रहा था। ये इंडिया है हमारा, ये अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कहीं बीच में हॉटस्पॉट वोल्केनो आया होगा, वोल्केनिज्म हुआ, या डेक्कन का प्लेट्यू बन गया। लावा, डेक्कन का प्लेट्यू कैसे बना, लावा आ गया ना, तो लावा के कारण लावा निकला, चारों तरफ फैल गया लावा, फिर इंडिया इसको क्रॉस करते हुए आगे चला गया। अब कोई हॉटस्पॉट वोल्केनो नहीं है इंडिया के नीचे। अब इंडिया के पास सिर्फ एक वोल्केनो है, बैरन वोल्केनो, जो सॉरी बैरन आइलैंड पे एक वोल्केनो है। बैरन आइलैंड है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में। वो जो वोल्केनो है ना, वो एकमात्र हमारा एक इंडिया के पास एक वोल्केनो है, इसके अलावा इंडिया का कोई वोल्केनो नहीं है। ठीक है, सो इंडिया की मूवमेंट भी हमने पढ़ ली कि इंडिया कैसे मूव हुआ। इंडिया पहले ना बहुत दूर था चाइना से, और बढ़िया है अगर यार पहले वहीं रहता अगर, तो आज ये जो चाइना के कारण इतनी प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं होती। बट पहले इंडिया क्या है, चाइना से बहुत दूर था। ड्रिफ्ट हुआ इंडिया ऊपर की तरफ, और जैसे ड्रिफ्ट हुआ ना, उसके बाद इंडिया चाइना के पास पहुंचा और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। सो गाइस, चैप्टर 4 हमने कर लिया है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन सिंपली मेल मी। अगर फिर से मेल चाहिए तो AAYUSH090198@gmail.com, या फिर कमेंट भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, इफ यू वांट यू गाइस कैन कमेंट एज वेल। अगर मेल करना नहीं आता, अगर वरना आप मेल कर सकते हो। मैं क्लासेस अपने, मैंने पहले भी बताया था, कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं ले रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू स्प्रेड नॉलेज। मुझे पता है कि इस लॉकडाउन के कारण स्कूल्स बंद है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आई जस्ट वांटेड टू कंसोलिडेट द कंप्लीट ज्योग्राफी एट सिंगल प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्लासेस। ओके, सो have a nice day guys. This is all from my side for this day for chapter 4। एंड हमारा द अर्थ का जो सेक्शन है क्लास 11 ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को कोई भी, आप ये चारों पांचों लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, तो आपको शुरू के 4 चैप्टर समझ आ जाएंगे। क्लास 11 के स्टूडेंट्स इन 4 चैप्टर्स को रिवाइज करें। मैं अगली 2 क्लासेस जो लूंगा वो लूंगा उनके लिए जो अर्थ को और एक्सटेंडली समझना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्लास 11th में जो कंप्लीट जो कवर नहीं हुआ है हमारा, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। तो ये आपके लिए ग्रेजुएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो ओके गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।